जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जितना हल्का बन करके रहोगे उतना आसानी से दुनिया आपको उड़ा देगी। आपको बोला गया कि प्लेग्राउंड में जाना है खेलने के लिए, उस वक्त आपका मोमेंटम क्या होता है? ट्रेन पर बेचने के लिए आता है चाय चाय, या फिर वो खाना खाना, रात को आपका नींद लगता है या कि खाना खाना करने लगता है। अब समझ लेते हैं न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ को, लेकिन उसको समझने से पहले हमको एक और चीज समझना पड़ेगा, वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। और क्वांटिटी ऑफ मोशन दो चीज पर डिपेंड करता है, वो है उसका मास और दूसरा है उसका वेलोसिटी। मास जितना ज्यादा होगा उस पर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स के वजह से वो उतना धीरे से जाएगा। और यदि सेम फोर्स कम मास वाले पर अप्लाई करें तो वो ज्यादा तेजी से जाएगा। तो जो दो चीज पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर, इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं मोमेंटम को। और मोमेंटम को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। अब इसका यदि हम यूनिट को निकालें तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये दो चीज पर डिपेंड किया, मास मास बढ़ा दिए मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा दिए मोमेंटम बढ़ जाएगा। अब जैसे एक कार आ रहा है 40 के स्पीड से और दूसरा एक ट्रक आ रहा है 40 के स्पीड से, दोनों किसी एक चीज से अलग अलग टाइम में टकराएगा। तो आप बताइए दोनों में डिस्ट्रक्शन कहां पर होगा? जब भी कोई क्वेश्चन पूछे आप उसको पॉज करके आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा होने के वजह से यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी मास ज्यादा होने की वजह से उसका क्या ज्यादा होगा? मोमेंटम। उसमें मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम से यदि आप साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो जिस चीज में जितना डिस्ट्रक्शन करने का क्षमता है उसका मोमेंटम उतना ज्यादा है। अब डिस्ट्रक्शन करने का क्षमता दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला तो उसका मास बहुत ज्यादा है, दूसरा उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे एक बुलेट है, उस बुलेट का मास है 20 ग्राम 30 ग्राम, लेकिन वो किसी के अंदर जाता है तो पूरी तरह से छेद करके बॉडी को भी पार कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके वेलोसिटी के वजह से। उसका वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि वो उसके मोमेंटम को बहुत तेज कर देता है, मोमेंटम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मोमेंटम जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिस्ट्रक्शन उतना ज्यादा करेगा। ट्रक वाले और कार वाले में डिस्ट्रक्शन किस में होगा? जो ट्रक है वो भारी है, इसलिए उस जगह पर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। तो जो भारी भरकम चीज है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इनर्शिया ज्यादा था और उसके इनर्शिया को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स उस पर देना पड़ा है। जितना एनर्जी हम उसमें दिए हैं उतना ही एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है। सेम ही आदमी का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मोमेंटम हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके वेलोसिटी पर। मोमेंटम शब्द को समझ गए? मोमेंटम है क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो किसी भी मोशन का क्वांटिटी क्या होता है। दूसरा इसमें यह समझना है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट लॉ में क्या बताए? वो जिस भी स्टेट में है वो बदलेगा जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तब। ठीक है, ऐसे तो वो बदलेगा नहीं, वो बहुत ढीठ है। वो उसको उस पर जब फोर्स अप्लाई किया गया, वो जो बदल रहा है उसके बदलने में कितना समय लगा है, उसका एक यूनिट का वैल्यू जो होता है वही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, ये बात यहां से समझ में नहीं आ रहा है? पहले इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़े हुए हैं पहले ही एक्सरसाइज में, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी है, उस फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर दें और ये बदलाव को आने में जितना समय लगा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में इस बात को आप पढ़ चुके हैं। जैसे किसी गाड़ी का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बढ़ करके चला गया 60 किलोमीटर पर आवर पर, तो ये जो चेंज आया है ये 40 किलोमीटर का चेंज आया। 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आने में मान लेते हैं समय लगा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 60, इनिशियल वेलोसिटी 20 और इसको चेंज आने में समय लगा 5। तो 60 माइनस 20 इक्वल टू 40/5। 5 अठे 40, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा केस समझ लेते हैं, इसका उल्टा, कि वो 60 के स्पीड में पहले से ही चल रहा था, उसका इनिशियल स्पीड ही 60 और बाद में जाकर के वो पहुंचा 20 के स्पीड पर। जब उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया गया तब
अब इस केस में सेम यही सिचुएशन मान लेते हैं कि इसमें भी बदलाव 5 सेकेंड में ही आया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 60 बाय 5, यहाँ पर इसका वैल्यू -40/5 आ जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू निगेटिव आया, निगेटिव से क्या सेंस है, ये सारा चीज आप पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज का जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं लास्ट में करा दूंगा, उसको किस तरीके से सॉल्व करता है वो आपको काफी अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू आया, निगेटिव वैल्यू का मतलब है जिस तरफ गाड़ी जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए तो निगेटिव एक्सेलरेशन उसके स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन, ये शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए। ये बात आप पहले एक्सरसाइज में पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी में जो बदलाव आया उस बदलाव के आने में कितना समय लगा, आप जो इतना ढीठ थे उसको बदलने में कितना समय लगा। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में था कि जो भी चीज आप करेंगे उसमें हमको बदलाव लाना पड़ा, मम्मी को कितना मेहनत करना पड़ा सुबह आपको उठाने में, उसका एक यूनिट टाइम का जो वैल्यू है वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब उस समय में कितना चेंज आया है। अब ये मोमेंटम का चेंज है, इसका मतलब क्या है, लेकिन कोई बॉडी जब रेस्ट में है तब उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी ही हो गया जीरो, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक ही जगह पर आप अटके हुए हैं तो आपकी जिंदगी का मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। वैसे सबसे ज्यादा मोमेंटम क्या होता है, अब कमेंट में बताइएगा, रील्स का मोमेंटम फास्ट है, डिस्ट्रक्टिव है या फिर कंस्ट्रक्टिव है। जैसे आप स्कूल में कोई एक बदमाशी किए या फिर कुछ नहीं किए, सीधा प्रिंसिपल ऑफिस से मैसेज आया कि आपको बुलाया जा रहा है, आपका मोमेंटम उस वक्त क्या है। दूसरा केस, आपको बोला गया कि प्ले ग्राउंड में जाना है खेलने के लिए, उस वक्त आपका मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये जो बदलने में समय लगा ये किसके बराबर होगा, मोमेंटम में बदलाव किसके वजह से आया है, जब एक एक्स्ट्रा फोर्स उस पर अप्लाई किए तब जाकर के वो बदलाव आया। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब इसके डेरिवेशन को समझते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, और वो डेरिवेशन यदि समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के रेट के चेंज होने पर, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये फाइनल मोमेंटम है, मास तो बदला नहीं है, तो मास वही रहेगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल वेलोसिटी को क्या मानते हैं, v। फिर मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानते हैं, u बाय टाइम। ये किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। ठीक है, अब इस दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, मास। यहां बचेगा क्या, v माइनस यू, और नीचे क्या बच गया, टाइम। अभी तुरंत ये बताए v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सिलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास इनटू एक्सिलरेशन के। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है, जो यहां पर तो हम कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन में उस कांस्टेंट का भी एक वैल्यू होता है जिसको फिक्स कर करके उस फॉर्मूला तक पहुंचा जाता है जो हर एक जगह पर अप्लाई हो। जैसे ग्रेविटेशनल चैप्टर तो हट गया आप में से, ग्रेविटेशनल में कैपिटल जी था, उस कैपिटल जी का एक फिक्स वैल्यू है, उस वैल्यू पर वो हर जगह पर सही साबित होता है। उसी तरह से जब क्लास 10th में जाइएगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी भी जो होता है वो उस कांस्टेंट को, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट जो इस्तेमाल हुआ है उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल होता है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, वहां हम मान लेते हैं के एम ए। तो ये जो है ये कांस्टेंट इस्तेमाल होता है वेयर के इक्वल टू 1। तो यहां से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन, या एक्सिलरेशन यहां पर क्या आ जाएगा, फोर्स बाय मास। ठीक है, ये सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है।
फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहां से एक और चीज हमको समझ में आया कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। मास यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर में। इसको समझने से पहले एक और बात समझ लेते हैं। किसी भी नंबर का यदि हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो वो ओवरऑल नंबर में क्या चेंज लाता है? ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.33 है और ये 0.25 है। न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखे, जब हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं तो ओवरऑल नंबर क्या होते जा रहा है? ओवरऑल नंबर कम होते जा रहा है। सेम उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखें और इस डायरेक्शन में जब हम जाएं तो यहां पर डिनोमिनेटर इसका कम होते जा रहा है। जब डिनोमिनेटर कम होते जा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ते जा रहा है, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा था तो ओवरऑल वैल्यू कम होते जा रहा था। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। मास जो है वो डिनोमिनेटर में है, फोर्स को रख देते हैं कांस्टेंट। मास डिनोमिनेटर में है तो हम मास को बढ़ाए, मास को यदि हम बढ़ाए तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा, और मास यदि बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। सेम फोर्स अप्लाई किया है, अब रियल लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए कि एक बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, घर में एक बक्सा रखा हुआ है जिसका मास मान लेते हैं 100 kg है, उसको हम उस पर हम फोर्स अप्लाई किए। दूसरा एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg, जैसे इस बोतल को हम उठाए, तुरंत उठा लिए, ये एक्सीलरेट हो गया। और ये सामने में जो टेबल लगा हुआ है उसको हम उतना ही फोर्स से उठाना चाहेंगे तो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बड़ा जो बक्सा था उस पर जब हम फोर्स अप्लाई किए हैं, सेम फोर्स जो 2 kg के बक्सा पर अप्लाई किए हैं, तो 2 kg वाला बक्सा ज्यादा तेजी से उड़ेगा, भारी वाला नहीं उड़ेगा। क्यों? मास ज्यादा है। जब मास ज्यादा हो गया तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा, मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा है। इसीलिए एक हल्का सा पेज यदि रखा हुआ है किसी टेबल पर तो हल्का हवा उसको उड़ा देगा, कोई भारी चीज रखा हुआ है तो उसको उड़ाना उतना आसान नहीं है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जितना हल्का बन करके रहोगे उतना आसानी से दुनिया आपको उड़ा देगी, और जितना ज्यादा खुद को बेहतर बनाते जाओगे, जितना ज्यादा खुद का वजन बढ़ाते जाओगे, दुनिया आपको उतने आसानी से नहीं उड़ा पाएगी। ये न्यूटन्स का लॉ है, इस लॉ को प्रकृति नहीं तोड़ती तो जिंदगी कैसे तोड़ सकती है? अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहां पर जो टाइम है, टाइम किस चीज में है? डिनोमिनेटर में। और अभी तुरंत बताए कि डिनोमिनेटर जब बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू ही कम हो जाएगा। जब ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा इसका मतलब फोर्स कम, और टाइम जितना ज्यादा कम लगेगा ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा। जब ये टाइम को हम कम करते जा रहे थे ओवरऑल वैल्यू बढ़ गया, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गया मतलब फोर्स बढ़ जाएगा। अब 3-4 एग्जाम्पल्स जो इस पर दिए जाते हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स के बारे में पूछे जाते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, वो इसी फॉर्मूला पर है। जैसे जब हम क्रिकेट में बॉल को कैच लेते हैं तो हाथ को हम पीछे क्यों करते हैं? बॉल जब आ रहा था तो वो एक मोमेंटम के साथ आ रहा था, उस मोमेंटम को हम शिफ्ट कर दिए जीरो पर। हाथ में आया, जब कैच लिए तो जीरो हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी जब जीरो हो गया तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जो मोमेंटम में शिफ्ट आया है, इस शिफ्ट को आने में कितना समय लगा उस पर डिपेंड करेगा कि हाथ पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। किसी एक वेलोसिटी के साथ आ रहा था, घट करके वेलोसिटी जीरो पर हम पहुंचा दिए, जीरो पर पहुंचाने में जितना ज्यादा समय लगेगा उतना कम फोर्स, जितना कम समय लगेगा उतना ज्यादा फोर्स। अब बॉल को हम यहीं पर कैच ले लिए जहां पर बॉल टकराया है, तो वो तुरंत रेस्ट में आ गया मिली सेकेंड में। जब वो तुरंत रेस्ट में आ गया, टाइम बहुत कम, टाइम बहुत कम, तो ये मोमेंटम में जो शिफ्ट आया इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए हाथ को हम पीछे करते हैं। एक वेलोसिटी के साथ बॉल जब आ रहा था तो वो रेस्ट में आएगा। जीरो जब वेलोसिटी उसका हुआ तो ये जो शिफ्ट हुआ, मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, शिफ्ट हुआ जीरो तक, ये जीरो तक आने में जो समय लगा है उस समय को हम बढ़ाने के लिए हाथ को हम पीछे करते हैं। समय जितना बढ़ जाएगा फोर्स उतना कम लगेगा। ये जो सोच रहे हैं न्यूटन्स लॉ के बिना आप क्रिकेट खेल लीजिएगा, वो उतना आसान नहीं होने वाला है। फर्स्ट लॉ में तो एक चीज हम बताना ही भूल गए, ट्रेन पर से या फिर किसी चलती गाड़ी पर से जो कूदता है आदमी, वो कूदने के बाद आगे की तरफ क्यों गिर जाता है? क्योंकि ट्रेन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, वो आदमी को अभी भी उसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे गिर जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आगे की तरफ कूदा
और वो पीछे की तरफ गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जो ट्रेन पर बेचने के लिए आता है चाय चाय या फिर वो खाना खाना, रात को आपका नींद लगता है ये कि खाना खाना करने लगता है, तो नींद आपका टूट जाता है। लेकिन वो जब ट्रेन पर से उतरता है तो आप ऑब्जर्व किए होंगे वो नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। वो ट्रेन जब आगे गया, वो न्यूटन्स का लॉ नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको पता है कि ट्रेन का डायरेक्शन आगे है, तो जब हम उतरें तो थोड़ा दूर आगे की तरफ दौड़ें। फिर धीरे धीरे बॉडी बैलेंस करेगा कि नहीं ससुरा, अब मोशन में नहीं रहना है, अब हमको रेस्ट में आ जाना है। ठीक है, अब यहां समझ लेते हैं। जैसे कोई लॉन्ग जंप वाला होता है तो उस लॉन्ग जंप पर कूदने से पहले उस मिट्टी को हम ढीला क्यों कर देते हैं? क्योंकि मिट्टी जब पूरी तरह से ढीला हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर है सॉलिड पोर्शन जमीन का। यदि कंक्रीट पर दौड़ेंगे तो सॉलिड पोर्शन यही हो जाएगा। अब यहाँ पर से कोई आकर के कूदा है तो इसका पैर इस कंक्रीट पर जाने से पहले किसी किसी मिट्टी के कण से टकराएगा और उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। ये जब कूदा तो डायरेक्ट रेस्ट में आएगा, किसी एक मोशन में था, मोशन से रेस्ट में आया, तो ये रेस्ट में आने में जो शिफ्ट हुआ है मोमेंटम का, इस मोमेंटम के शिफ्ट के समय को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। जब टाइम को हम बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसी का उल्टा कराटा का प्लेयर करता है। हाथ में तो जितना ताकत है उतने रहेगा, ताकत तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन कराटा वाला प्लेयर बहुत तेजी से हाथ को मारता है। जब तेजी से हाथ को मारता है तो किस चीज को कम कर देता है? समय को। जब समय कम हो जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। और यही समय हम बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या लगेगा? कम। तो जितना ज्यादा सहजता रहेगा किसी काम को करने में, जितने ज्यादा अच्छे तरीके से, जितना ज्यादा हम समय लगाकर किसी चीज को सीखते हैं, उतना कम फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ता है। अब जितने कम समय हम सोचेंगे तुरंत ये काम कर लें, ये चीज हो जाएगा जिंदगी में, तुरंत हम सीख लेंगे, वो तो न्यूटन्स के लॉ के ही खिलाफ है। उतना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग पर उतना ज्यादा लोड पड़ेगा। तो जिसको जितना समय चाहिए उसको उतना समय देना ही पड़ता है जिंदगी में। न्यूटन साहब भी यही बात कहते हैं।